ठीक है लोगों, पहले मुझे रिप्लेसमेंट थ्योरी सिर्फ एक साजिशी सिद्धांत लगती थी, लेकिन अब मैं उन साजिश सिद्धांतकारों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ जिन्होंने हमें चेताया और हमने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं हमेशा वस्तुनिष्ठ और ठोस सबूतों का खोजी रहा हूँ। अब जब ये सब हमारे सामने रियल टाइम में हो रहा है तो मुझे शक नहीं कि ऐसे असली लोग हैं। मुझे नहीं पता वे कितने प्रभावशाली हैं। वे बहुत प्रभावशाली और सफल रहे हैं, क्योंकि हमने यूरोप का पतन और गिरावट देखी है, और अब हम देख रहे हैं कि वह कैंसर दूसरे गैर यूरोपीय पश्चिमी देशों में भी फैल रहा है। ये ऑस्ट्रेलिया में भी साफ तौर पर हो रहा है। तो इसके लिए सिर्फ एक ही वजह हो सकती है, ये लोग इसमें शामिल हैं, और ये लोग उस विचारधारा से जुड़े हुए हैं जिसमें लोगों को लाकर एक सांस्कृतिक समाज बनाना है। नहीं, एक सांस्कृतिक समाज नहीं, मुझे लगता है वे इसे बहुसांस्कृतिक समाज कहते हैं, पर असल में वे सभी संस्कृतियों को मिलाना चाहते हैं। मुझे नहीं पता वे क्या सोचते हैं, मुझे नहीं पता वे खुद पर शक कर रहे हैं या नहीं, पर हमें यही विचार बेचा गया कि बहुसांस्कृतिकता ही आगे बढ़ने का रास्ता है। यही हमारे श्रमिकों की कमी और घटती जन्म दर की समस्या हल करेगा। सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। लेकिन इसे पाने के लिए वे जानते थे कि उन्हें मुख्य स्थानीय संस्कृति को खत्म करना होगा। जो निकलेगा वह अधिक सामंजस्यपूर्ण, सौम्य और समान होगा, यही बताया गया है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, हम साफ देख सकते हैं। मेरा मतलब है आदित्य, मैं चाहता हूं कि तुम इसके साथ साथ सारे वीडियो बी रोल करो, जैसे कि जब मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं तुम पेरिस और लंदन की झुग्गियों और बाकी सब कुछ दिखाओ। हमने पहले ही अपने शहरों का पतन देख लिया है। पेरिस अब तीसरी दुनिया के झुग्गी इलाके जैसा लगता है। लंदन, बर्मिंघम और ईस्ट लंदन के कई हिस्से भी आपदा बन गए हैं। ऐसा लगता है कि जो भी कभी ये सोचता था कि शायद हम दुनिया भर के लोगों को यहाँ ला सकते हैं, क्योंकि आखिरकार हम सबका खून एक जैसा है, हम सबको एक जैसी ऑक्सीजन चाहिए, आखिरकार हम सब इंसान ही हैं। जो भी इंसान इस बात पर किसी भी हद तक विश्वास करता था, अब वो उस बात पर कायम नहीं रह सकता। कुछ लोग यूरोप बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। असल में ईवो बला रिंगनब्रुक द्वारा प्रस्तावित एक अधिनियम है जिसे सेव यूरोप एक्ट के नाम से जाना जाता है, जो यूरोपीय संघ का अधिनियम नहीं है और न ही यूरोपीय संसद द्वारा अपनाया गया है। ये एक राजनीतिक अभियान है जिसे 2026 में एक यूरोपीय नागरिक पहल के रूप में शुरू किया गया था, जिसे एक ऐसा तंत्र माना जाता है जो यूरोपीय संघ के नागरिकों को यूरोपीय आयोग से इस कानून को प्रस्तावित करने पर विचार करने के लिए कहने की अनुमति देता है। यह क्या प्रस्तावित करता है? वे मूल रूप से नए गैर यूरोपीय प्रवास पर, चाहे वह कानूनी हो या अवैध, रोक लगाने, बाहरी सीमाओं की कड़ी निगरानी, यूरोपीय संघ की शरण प्रणाली में सुधार, तेज निर्वासन प्रक्रियाएं और पूरे यूरोप में एक रूपरेखा की मांग कर रहे हैं, जिसे वे पुनः प्रवास, रीमाइग्रेशन कहते हैं। उसके लिए प्रवासन से जुड़ी कल्याणकारी प्रोत्साहन योजनाओं को कम या हटाने की बात कर रहे हैं, जिनके बारे में उनका तर्क है कि ये आकर्षण का कारण बनती हैं। इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है दोस्तों। असल में अगर आप 90 के दशक में चले जाएं और हर विकसित पश्चिमी देश की प्रवासन नीतियां देखें तो इसे सामान्य माना जाता था, न सिर्फ दक्षिणपंथियों द्वारा बल्कि वामपंथियों और डेमोक्रेट्स द्वारा भी। मैं 90 के दशक में बिल क्लिंटन के दौर की और ब्रिटेन में तो टोनी ब्लेयर से पहले की भी, साथ ही उस समय के दूसरे यूरोपीय देशों की नीतियों की बात कर रहा हूं, जब वे कहते थे हाँ ये ठीक है, पहले आपकी बाहरी सीमाएं मजबूत थी, आज जैसा शरणार्थी संकट तब नहीं था, यूरोपीय संघ के नागरिकों का स्वतंत्र घूमना भी कठिन था। असल में वो व्यवस्था चलती थी, है ना? पोलिश लोग बिना पासपोर्ट फ्रांस जा सकते थे। वह व्यवस्था कुछ हद तक काम करती थी। जानते हैं क्यों? यूरोपीय संघ इतना लंबा क्यों चला? ऐसा इसलिए था क्योंकि इनमें से ज्यादातर लोग किसी न किसी तरह सांस्कृतिक रूप से एक जैसे थे। लेकिन जब आप उप सहारा अफ्रीका या मध्य पूर्व से लोगों को लाना शुरू करते हैं तो तस्वीर काफी बदलने लगती है। इवॉन डिंगरब्रुक इसके पीछे है और इस बारे में पूछ रही थी। उनके पास इसका अपडेट है, चलिए सुनते हैं। हमें अभी इसका सबसे बड़ा सबूत मिला कि यूरोपीय संघ यूरोप वासियों से नफरत करता है। आयोग से एक पत्र मिला है जिसमें सेफ यूरोप एक्ट खारिज करने की धमकी दी गई है। उनका दावा है कि गैर पश्चिमी आप्रवासन नहीं चाहना स्पष्ट रूप से, और मैं दोहराती हूँ, स्पष्ट रूप से गैर भेदभाव के अधिकार के खिलाफ है और उनके अनुसार ये तथाकथित यूरोपीय मूल्यों के भी खिलाफ है। नकाब उतर गया है। यह
एक आत्मविरोधाभासी स्थिति है। यूरोपीय मूल्य यूरोपीय संघ को गैर यूरोपीय लोगों को अंदर आने से रोकने की अनुमति नहीं देते। जो लोग अंदर आ रहे हैं वे अपनी मूल्य प्रणाली ला रहे हैं। फिर वे मूल्य जो हम सभी जानते हैं कि यूरोपीय मूल्यों जैसे नारीवाद, एलजीबीटीक्यू लोगों के अधिकार और वो सारी उदारवादी बातें उनसे सीधे टकराव में हैं। अगर आप बार बार यूरोपीय मूल्यों के खिलाफ लोगों को लाएंगे तो ये मूल्य कब तक टिकेंगे? ये खुद को ही हारने जैसा है। फिर भी किसी कारण ये उदारवादी इसे नहीं देख पाते। जब यूरोपीय मूल्य पूरी तरह खत्म हो जाएंगे और उनकी जगह दूसरी आने वाली संस्कृतियों के मूल्य ले लेंगे तब क्या होगा? यह आत्म पराजय वाली स्थिति है। ये वैसा है जैसे कोई अश्वेत व्यक्ति गुलामी की मांग करे, या महिलाएं इस्लाम की मांग करे, या मुर्गियां केएफसी के लिए मांग करे। बंद है। वे खुलेआम कह रहे हैं कि अपनी संस्कृतियों को बदलने से बचाना नस्लवादी है, जबकि दूसरी तरफ हर एक वामपंथी पहल जो खुले बॉर्डर के लिए है वो कुछ ही दिनों में पास हो जाती है। शरणार्थियों का सुरक्षित और कानूनी प्रवेश, बिना सीमाओं वाला यूरोप और गैर नागरिक अधिकारों की पहल यूरोपीय आयोग को स्वीकार्य थी। आयोग हर एक प्रवासी को जो मानता है हमारे घर की चाबी दे देता है, लेकिन हम यूरोप के मूल निवासियों को खुद का बचाव करने का अधिकार नहीं देता, यहाँ तक कि हमारे बच्चों की हत्या के खिलाफ भी नहीं। ये पाखंड नहीं है, यही इनका असली चेहरा है। वे खुद ही ये कह रहे हैं, वे नहीं चाहते कि यूरोप वासियों का हो। वे कह रहे हैं कि हमारे लोगों की जातीय या सांस्कृतिक पहचान या निरंतरता जैसी कोई चीज है। ये दावा करना भी अपने आप में नस्लवादी है। हमारा केवल अस्तित्व ही। मुझे लगता है कि जब वह जातीय सांस्कृतिक पहचान कहती है तो इसकी अहमियत कम हो जाती है। सिर्फ सांस्कृतिक पहचान कहना काफी है, जैसे डच, जर्मन, पोलिश संस्कृति। जातीय रूप से कुछ सूक्ष्म अंतर हैं, लेकिन आप एक मजबूत सांस्कृतिक तर्क दे सकते हैं। आप सांस्कृतिक तर्क दे सकते हैं। हमारे लोगों की पहचान या निरंतरता, सिर्फ यही अपने आप में नस्लवादी है। हमारा सिर्फ अस्तित्व। अगर आप नस्ल की बात करते हैं तो वह नस्लवादी हो जाता है। दलील सांस्कृतिक होनी चाहिए। यह सांस्कृतिक तर्क है। उन्हें समझाने के लिए कि यह नस्लवादी नहीं है, आपको इसे नस्ल के बजाय संस्कृति से जोड़ना होगा। उनके लिए अस्तित्व ही नस्लवादी है। हम स्वीकार नहीं करते कि उर्सुला वॉन डेर लेyen जैसे गैर निर्वाचित नौकरशाह तय करें कि यूरोपियों को यूरोप में अस्तित्व का अधिकार है या नहीं। हाँ। तो हमारा जवाब साफ है, हम पीछे नहीं हट रहे और सेफ यूरोप एक्ट के किसी शब्द को नहीं बदलेंगे। हम अपनी बात पर और भी मजबूती से कायम हैं। अच्छा, हम भोले नहीं हैं, हमें इसका अंदाजा था। इसी वजह से हमने अपनी खुद की इंफ्रास्ट्रक्चर बनाई है और अब हमारे पास एक योजना है। हम उनसे एक कदम आगे हैं। जब वे सच में हमारे प्रस्ताव को ठुकरा देंगे तो हमारे पास अगला कदम तैयार है। हम उनके लिए सबसे बुरा सपना बन जाएंगे। कैसे? और बेशक आप में से जिन्होंने पहले ही हमारी होम पेज पर साइन अप कर लिया है, वे सबसे पहले जानेंगे कि हमारे अगले कदम क्या होंगे। क्योंकि अगर एक चीज है जो मुझे पूरी तरह से पता है तो वो ये है कि सेफ यूरोप एक्ट सिर्फ एक पहल नहीं है, ये एक आंदोलन बन चुका है। अच्छा। करीब 4 लाख यूरोपीय नागरिक हमारे अभियान पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। सबसे खास बात यह है कि 1 लाख यानी हर चौथा व्यक्ति हमारे अभियान में सक्रिय होने का संकल्प ले चुका है। अच्छा, आपने सही सुना, 1 लाख यूरोपीय नागरिक सेफ यूरोप एक्ट में सक्रिय होना चाहते हैं, जो ब्रुसेल्स के नौकरशाहों के लिए चौंकाने वाली बात है। और हम उन्हें दिखा देंगे कि अनुमति हो या ना हो, हम 10 लाख तक पहुंच कर रहेंगे। और हम आपसे वादा करते हैं, हम आपकी आवाज को जरूर बुलंद करेंगे। स्वयं सेवकों की उस फौज की मदद से आप जल्द ही यूरोपीय शहरों में सेव यूरोप एक्ट के पोस्टर्स, फ्लायर्स, स्टिकर्स आदि देखेंगे। ठीक उन्हीं शहरों में जिन्हें हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रसल्स इसलिए डरता है क्योंकि उन्हें पता है क्या होने वाला है और वे हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हम जादूगरनी नहीं है। ये ब्रुसेल्स की कितनी बेवकूफ़ी है। ये अच्छा खत्म नहीं होने वाला है। जितनी देर होगी वे उतना ही ज्यादा जिद करेंगे, उतना ही ज्यादा वे सबको हिंसा की ओर धकेल रहे हैं। ये इनका राजनीतिक प्रयास है। निमंत्रण का इंतजार है। 15 जुलाई को ब्रुसेल्स जाएंगे और आपके सभी हस्ताक्षर साथ ले जाएंगे। हम जानते हैं कि तर्क उन्हें नहीं मनाते, उन्हें सिर्फ संख्या प्रभावित करती है। अब मौन बहुमत को सक्रिय होना होगा। हमें आपकी मदद चाहिए।
हम दिखाएंगे कि अधिकतर यूरोपीय पुनः प्रवासन चाहते हैं। अधिकांश यूरोपीय लोग जीवित रहना चाहते हैं। इसे अभी साइन करें, साझा करें और दोस्तों परिवार को जोड़ें। मिलकर ही हम आंदोलन को इतना बड़ा बना सकते हैं कि नजरअंदाज न हो सके। केवल एक साथ मिलकर ही हम प्रवासियों की वापसी को संभव बना सकते हैं और केवल एक साथ मिलकर ही हम यूरोप को बचा सकते हैं। मैं विवरण में उनका पेज लिंक डाल दूंगा। अगर आप यूरोपीय नागरिक हैं तो वहां जाकर इस अधिनियम पर अभी हस्ताक्षर करें। वे 4,50,000 तक पहुंच चुके हैं। उन्हें 1 मिलियन तक पहुंचना है और फिर बहस करनी होगी। मुझे यूरोपीय संघ के विशेष नियमों के बारे में नहीं पता, लेकिन आमतौर पर जब आप एक निश्चित संख्या में हस्ताक्षर जुटा लेते हैं तो आपके राष्ट्रीय संसद को इसका जवाब देना पड़ता है। उन्हें किसी कारण से इस पर चर्चा करनी पड़ती है। तो मुझे तो लगा भी नहीं था कि ऐसा कुछ करने के लिए आपको इतनी ज्यादा लामबंदी की जरूरत पड़ेगी। ये हर जगह हो रहा है। इसे देखो, इटली के एक गांव में जहां 800 लोग हैं, वहां 3,750 अफ्रीकी आने वाले हैं, जो स्थानीय लोगों से 5 गुना ज्यादा होंगे। सोचिए उस गांव की हालत। वहां दादी नानी और बच्चे होंगे और ये लोग सबको छोड़ने वाले हैं। हे भगवान, ये लोग इन्हें छोड़ने वाले हैं। वाह! और इसे देखिए, ये यूके में भी हो रहा है। इसे देखिए, लिंटन ऑन सेव अवर विलेज होम ऑफिस की योजना। 1,500 पुरुष शरणार्थियों को पूर्व आरएएफ लिंटन साइट पर रखा जाएगा। गांव की आबादी 800 है। नए आगमन 1,500, 2 से 1 का अनुपात। इंग्लैंड का एक छोटा गांव है, ग्रामीण इलाका। वे सब खुले आम कर रहे हैं। देखिए, ये आदमी जो ठीक से अंग्रेजी नहीं बोल सकता को एबरडीन में घर मिल गया है। वह एक दुभाषिए के जरिए बात कर रहा है। और देखो, ये वोक औरत खुशी से चाबी दे रही है। वो बस अपना काम कर रही है, लेकिन खुश दिख रही है। ये तबाही है। समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो हाँ, उस एक्ट पर साइन करो। शायद कुछ बदल जाए। कुछ करना होगा। जैसा कि मैंने कहा था, सब कुछ पागल हो गया है। हमें हर राजनीतिक विकल्प आजमाने होंगे और ये भी एक विकल्प है।